हाँ जी। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेलन। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में अपन ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया था। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि कुछ इमरजेंसी कंडीशन हो गई थी, इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाया। आज भी जो मैं क्लास लूँगा उसमें मैं खुद यानी कि फेस वगैरह दिखाई नहीं देगा, मैं आपको वैसे ही समझाने की कोशिश करूँगा। आई होप थोड़ी आप अंडरस्टैंड या आप मेरी कंडीशन समझ पाओगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपन दूसरे चैप्टर की। तो दूसरा जो चैप्टर है उसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। जीव जगत का वर्गीकरण यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। क्लासिफिकेशन ऑफ द लिविंग वर्ल्ड, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मापदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र एवं आवास जैसी सामान्य उपयोगिता की वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित थे। मतलब ये कि जब अपन ने शुरुआत में वर्गीकरण की पद्धति या वर्गीकरण स्टार्ट किया तो वो केवल अपनी नॉर्मल सोच समझ के आधार पर थे, यानी कि ये चीज़ मेरे काम की है, ये चीज़ काम की नहीं है, उसी आधार पे सहज बुद्धि पर, जिसमें अपना सबसे जो महत्वपूर्ण था वो उपयोग आवास जैसी उपयोग और आवास भोजन वगैरह के आधार पर थी। इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मापदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया था। यानी कि जो सर्वप्रथम वर्गीकरण में जो वैज्ञानिक मापदंडों का जिसने उपयोग किया वो कौन थे? अरिस्टोटल थे, ठीक है। इन्होंने पादपों को सरल आकार की लक्षणों के आधार पर वृक्ष, झाड़ी एवं शाक, या फिर आप बोल सकते हो शाक, झाड़ी एवं वृक्ष, याद रखना इम्पोर्टेंट है, में वर्गीकृत किया। जबकि उन्होंने प्राणियों के वर्गीकरण को लाल रंग की उपस्थिति तथा अनुपस्थिति के आधार पर वर्गीकृत किया था, ठीक है। नेक्स्ट जो आते हैं वो दूसरे कौन से आते हैं? नेक्स्ट देखो, लीनियस के काल में सभी पादपों एवं प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, द्विजगत पद्धति किसने दी थी? कैरोलस लीनियस ने, जिसमें उन्हें क्रम से प्लांटी यानी कि पादप एवं एनिमेलिया यानी कि प्राणी जगत में वर्गीकृत किया गया था। इस पद्धति के अनुसार यूकैरियोटिक यानी कि समीम केंद्र की एवं प्रोकैरियोटिक यानी कि असमीम केंद्र की एक कोशिक एवं बहुकोशिक तथा प्रकाश संश्लेषी हरिस्यवाल एवं अप्रकाश संश्लेषी कवक के बीच विभेद करना संभव नहीं था। याद रखना, ये कमियां थी इसकी। क्या थी? जो द्विजगत पद्धति थी जिसमें प्लांट और एनिमल दोनों को अलग अलग किया था। अब इसमें ये तो कर दिया था किसके आधार पर? सेल वॉल की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर, लेकिन जो अंतर नहीं कर पाए थे वो क्या थे? प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर। और जो तीसरा अंतर था वो था ऑटोटोप और हेटेरोटोप में लीनियस अंतर नहीं कर पाई थी। पादप एवं प्राणियों पर आधारित यह वर्गीकरण आसान एवं सरलता से समझे जाने के बावजूद बहुत से जीवधारियों को इनमें से किसी भी वर्ग में रखना संभव नहीं था। यानी कि कुछ ऐसे भी जीव थे जो पादप और जंतुओं में आप उनको रख नहीं सकते थे, जैसे कवक हो गया। कवक को कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया थे उनको भी आप नहीं रख सकते थे, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट, इस कारण अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति अपर्याप्त सिद्ध हो रही थी। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारिकी के साथ साथ कोशिका संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास और प्रजनन की विधि एवं विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ये 5 है, जिन्होंने जो अपन वाइट टेक कर का 5 जगत या फिर 5 जगत किंगडम पढ़ते हैं उसमें यही आते हैं, ठीक है, याद रखना। भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस की जाने लगी। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति के अनेक परिवर्तन आए हैं। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियों, जिनमें सम्मिलित समूह जीवधारियों में होने वाले परिवर्तन शामिल है, सदा ही समाविष्ट रहे हैं। इसके अतिरिक्त जीवधारियों के विभिन्न
जगतों की संख्या एवं उनके लक्षणों की संख्या विभिन्न वैज्ञानिकों द्वारा अलग अलग व्याख्या की गई है। नेक्स्ट पेज पे आ जाइए। अब यहाँ पे आपको एक ये सारणी दी गई है जिसमें क्या है, सबसे पहले तो ये पढ़ो 5 जीव जगत के लक्षण किसने दिए थे, कैरोलस लिनियस ने दिए थे। पहला तो कौन सा हो गया, कोशिका का प्रकार, यानी कि वो प्रोकैरियोटिक है या फिर वो यूकैरियोटिक है। पहले वाले में मोनेरा, प्रोटिस्टा, तीसरा है फंजाई और प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा में प्रोकैरियोटिक है, बाकी चारों में कौन सी है, यूकैरियोटिक। दूसरा जो लक्षण है वो कोशिका की भित्ति, यानी कि कोशिका की भित्ति का जो कंपोजिशन होता है वो किससे बना होता है या उसमें क्या क्या पाए जाते हैं। तो देखिए इसमें एक चीज़ याद रखना, सेल्यूलोज रहित है ये इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बनता है सेल्यूलोज रहित बहुसेकेराइड अमीनो अम्ल। तो ये सेल्यूलोज रहित है। एक सेल्यूलोज रहित यहाँ पे कवक में भी आ जाती है, इसमें सेल्यूलोज सहित और इसमें होती है अनुपस्थित। तीसरा जो होता है केंद्रक की झिल्ली, जो मोनेरा होता है उसमें अनुपस्थित होता है बिकॉज ये प्रोकैरियोटिक सेल, बाकी चारों में क्या होता है, ये प्रेजेंस होता है। चौथा लक्षण है काय की संरचना, थैलस स्ट्रक्चर। कोशिकीय या फिर उत्तकीय या फिर अंग, ये आगे जो अपन पढ़ेंगे वो आएगा वैसे। तो कोशिकीय बहुकोशिकीय एदर्ड उत्तक, जो कवक का होता है वो एदर्ड उत्तक, उसके बाद में प्लांटी और एनिमेलिया। तो पांचवा लक्षण है पोषण की विधि। पोषण की विधि यानी कि ऑटोट्रोप और हेटेरोट्रोप। ऑटोट्रोप में भी 2 टाइप के हो सकते हैं, एक तो रसायन संश्लेषी, एक होता है प्रकाश संश्लेषी। रसायन संश्लेषी क्या होता है, जो भोजन को तोड़ने के लिए रसायनों से प्राप्त एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कार्बनिक को भोजन में। और दूसरा होता है प्रकाश ऊर्जा का इस्तेमाल करते हैं भोजन के निर्माण में। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रोटिस्टा। ये क्या होते हैं, सोपोसी, जिसमें प्रकाश संश्लेषी, और आ गया परपोसी। अगला आ गया कवक। कवक क्या होता है, परपोसी, एक तो मृतोपजीवी, एक होता है परजीवी। फिर इसके बाद में प्लांट, ये होता है प्रकाश संश्लेषी, उसके बाद में एनिमेलिया परपोसी, यानी कि प्राणी संभोजी। ठीक है, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट विधि है वो कौन सी है, प्रजनन की विधि। मोनेरा में होता है संयुग्मन यानी कि कॉन्जुगेशन, उसके बाद में संयुग्मन, संलयन एवं संयुग्मन, निषेचन, बाकी के तीनों में निषेचन होता है। यहाँ से देखिए सन 1969 में R.H. विटेकर द्वारा 5 जगत वर्गीकरण पद्धति प्रस्तावित की गई। किसमें, सन 1969 में 5 जगत प्रणाली किसने दी, R.H. विटेकर ने। इस पद्धति के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने वाले जगतों के नाम मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एवं एनिमेलिया है। याद रखना, कोशिका की संरचना, शरीर संरचना, पोषण की प्रक्रिया, प्रजनन, जातिवर्तीय संबंध उनके वर्गीकरण की पद्धति के प्रमुख मापदंड थे। तालिका 2.1 में इन सभी जगतों के विभिन्न लक्षणों का एक तुलनात्मक विवरण दिया गया है। कौन सी तालिका, ये वाली तालिका। ठीक है, अब हम 5 जगत वर्गीकरण से जुड़े मुद्दे एवं धारणाओं पर विचार करेंगे जिससे वर्गीकरण की यह पद्धति प्रभावित है। इससे पहले की वर्गीकरण पद्धति के अंतर्गत बैक्टीरिया, नीलहरित शैवाल, फंजाई, मौस, ये अलग अलग है, फर्न, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म को पादपों के साथ रखा गया था। इस जगत के समस्त जीवों की कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, जैसा कि मैंने बताया था, जो द्विजगत पद्धति उसमें क्या था, किसके आधार पर थी, वो सेल वॉल की प्रेजेंस या एब्सेंस के आधार पर थी। प्राणियों में तो क्या था, सेल वॉल एब्सेंट थी, एंड पादपों में क्या था, सेल वॉल प्रेजेंस थी। ठीक है, देखिए कोशिका भित्ति का उपस्थित रहना एक समानता थी, जबकि उनके अन्य लक्षण एक दूसरे से एकदम अलग थे। जीवन की 3 अनुक्षेत्र पद्धतियां भी प्रस्तावित की गई थी, जिसमें मोनेरा जगत को 2 अनुक्षेत्रों में वर्गीकृत किया गया तथा सारे यूकैरियोटिक जगत को तीसरे अनुक्षेत्र में रखा गया। देखो नेक्स्ट अपन जो आप यहाँ तो नहीं पढ़ते हो, लेकिन हायर क्लास में पढ़ते हो, एक 6 किंगडम सिस्टम भी होता है। वो किसने दिया था, कार्ल वूज ने दिया था 16 एसआरएनए के आधार पर, यानी कि 16 एसआरएनए के क्रम पर दिया था। इसमें क्या होता है, 3 डोमेन होते हैं। डोमेन क्या होती है, एक सुपर किंगडम होता है। पहला कौन सा था, आर्कीरिया, जिसमें आपके आते हैं आर्की बैक्टीरिया। दूसरा था इसमें बैक्टीरिया, जिसमें आपका पूरा का पूरा मोनेरा आ जाता है।
और जो तीसरा होता है सुपर किंगडम, उसमें आता है यूकेरिया, जिसमें आपके 4 आते हैं, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। कौन सा होता है 6 किंगडम में? पहला तो होता है आपका आर्किरिया, जिसमें आता है आपका आर्कीबैक्टीरिया। दूसरा आता है आपका बैक्टीरिया, इसमें आता है आपका मोनेरा। और तीसरा आता है कौन सा आपका यूकेरिया। इसमें आपके बच गई जो 4 आ जाते हैं, कौन सा? प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। तो कितने हुए टोटल? 4, 5 और 1, 6 हो गए टोटल। ये 6 किंगडम किसने दिया था? कार्ल वूज ने। तो पूछा जा सकता है 6 किंगडम थ्योरी किसने दी थी? कार्ल वूज ने। ठीक है, हाँ, यहाँ से देखो। अतः एक षष्ठ जगत वर्गीकरण पद्धति भी प्रस्तावित की गई। आप इस पद्धति के विषय में के विस्तार से उच्च कक्षाओं में पढ़ेंगे। प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया तथा नीलहरी शैवाल या फिर साइनोबैक्टीरिया को अन्य यूकैरियोटिक जीवों के साथ वर्गीकृत कर दिया गया है। इस पद्धति के अनुसार एक कोशिक जीवों को बहुकोशिक जीवों के साथ वर्गीकृत किया गया, जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरोगारस शैवाल। इस वर्गीकरण में कवकों जैसे परपोषिका, हरित पादपों जैसे स्वपोषी के बीच विभेद नहीं किया गया, जबकि कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की एवं हरित पादपों की सेलुलोज की बनी होती है। इन्हीं लक्षणों को ध्यान में रखते हुए कवकों को एक अलग जगत फंजाई के अंतर्गत रखा गया है। सभी प्रोकैरियोटिक जीवधारियों के साथ मोनेरा तथा एक कोशिकीय जीवधारियों को प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत रखा गया है। ये चीज़ पहले की जो भी कमियां थी ये वो बता रहा है। आपको तो केवल इतना ही याद रखना है, जो सबसे पहले जो वर्गीकरण की शुरुआत की थी वो किसने की थी? अरस्तु ने। उसके बाद में किसने की थी? लीनियस ने, पादप एंड जंतु। उसके बाद में 3 किंगडम सिस्टम आता है। 3 किंगडम सिस्टम आपका दिया था ई हैकल ने। उसके बाद में आता है 4 किंगडम सिस्टम आपके दिया था कोपलैंड ने। उसके बाद में आता है 5 किंगडम सिस्टम आपके दिया था व्हिटेकर ने, RH व्हिटेकर। उसके बाद में 6 किंगडम सिस्टम आपने किसने दिया था? कार्ल वूज ने, जो कि मैंने अभी बताया था। ये इतना ही याद रखना। उसके अलावा ये जो रामायण है इतनी सारी ये आपको याद नहीं करनी, लेकिन एक बार रीडिंग मार लो लास्ट टाइम में, ठीक है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कोशिका भित्ति युक्त क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, जिन्हें पहले पादपों के अंतर्गत शैवाल में रखा गया था, पैरामीशियम एवं अमीबा, जिन्हें पहले प्राणी जगत में रखा गया था, के साथ रखा गया, जिनमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती। पैरामीशियम और अमीबा ये कहाँ पे अपन पढ़ेंगे? जिसमें प्रोटिस्टा में आते हैं, ठीक है ना। अमीबा में क्या होता है? सेल वॉल नहीं पाई जाती, एक पतली सी लेयर पाई जाती है जिसको आप पेलिगल बोलते हो, ठीक है। इस प्रकार इस पद्धति में अनेक जीवधारियों को एक साथ रखा गया है, जिन्हें पहले की पद्धतियों में अलग अलग रखा गया था। ऐसा वर्गीकरण के मापदंडों में परिवर्तन के कारण हुआ, यानी कि जैसे जैसे मापदंड चेंज होते गए वैसे वैसे इन जीवों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना लगा रहा, ठीक है। इस प्रकार के परिवर्तन भविष्य में भी हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। जैसे जैसे अपन समझेंगे कि ये लक्षण ठीक नहीं है या फिर ये लक्षण ज़्यादा ठीक है वर्गीकरण के लिए, तो अपन भी ये सुधार करते रहेंगे, ठीक है। समय समय के साथ वर्गीकरण की एक ऐसी पद्धति विकसित करने का प्रयास किया गया जो न सिर्फ आकारिकी, कायिक एवं प्रजनन संबंधी समानताओं पर आधारित हो, बल्कि जातिवर्तीय फाइलोजेनी, इसको बोलते हैं फाइलोजेनी, जातिवर्तीय और विकासीय संबंधों पर भी आधारित हो। इस अध्याय में हम व्हिटेकर की पद्धति के अंतर्गत मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, यानी कि इस चैप्टर में अपन 3 किंगडम पढ़ेंगे, मोनेरा, प्रोटिस्टा और फंजाई के लक्षणों का अध्ययन करेंगे। प्लांटियम एनिमेलिया जगत, जिन्हें सामान्य भाषा में क्रमशः पादप एवं प्राणी जगत कहते हैं, की चर्चा आगे के 2 अध्यायों में करेंगे। तो अब तक जो क्वेश्चन बन सकता था, यानी कि इस चैप्टर में अब तक जो भी क्वेश्चन बन सकता था वो कौन से थे? ये वाले,
आपसे पूछ सकता है कि सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत किसने की? अरस्तु ने। दूसरा होता है टू किंगडम सिस्टम किसने दिया था? लीनियस ने। पादपों को पादप एवं जंतु किस आधार पर बाधा? सेल वॉल की प्रेजेंस के आधार पर। 3 किंगडम सिस्टम आपके हैं नहीं, लेकिन याद रख लीजिए ये हैकल ने दिया था। चौथा होता है कोपलैंड ने दिया था 4 किंगडम सिस्टम। एक होता है 5 किंगडम सिस्टम, RS व्हिटेकर ने दिया था। किन किन मापदंडों के आधार पर? कोशिका की संरचना, और वो दूसरा कौन सा था? कोशिका की संरचना, सजीव की जटिलता, पोषण, और उसके बाद में क्या होता है? नेक्स्ट ये देखो प्रजनन की विधि। तो आपको ये याद रखनी है, आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन आपसे नहीं बनता है कि 6 किंगडम कार्ल वुश ने दिया था। एक आपसे पूछ सकता है कि ये डोमेन क्या होता है? डोमेन एक सुपर किंगडम कैटेगरी है। सबसे पहले बात करते हैं अपन मोनेरा जगत की। याद रखना, मोनेरा जगत में मोस्टली जो भी जीव आते हैं वो क्या होते हैं? बैक्टीरिया होते हैं। हाँ, तो अब अपन बात करते हैं मोनेरा जगत की, जो अपन 5 किंगडम थ्योरी पढ़ रहे हैं व्हिटेकर की। उसमें जो पहला आता है वो है मोनेरा जगत। तो देखिए इसमें है सभी बैक्टीरिया मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। याद रखना, यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि सभी बैक्टीरिया कौन से जगत के अंदर रखे जाते हैं, तो कौन सा जाएगा? मोनेरा जगत। आगे देखिए, ये सूक्ष्म जीवों में सर्वाधिक संख्या में होते हैं और लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं। यानी कि ऐसे कौन से जीव है जो लगभग सभी स्थानों पर पाए जाते हैं? तो आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया है, या फिर मोनेरा के सदस्य। मुट्ठी भर मिट्टी में सैकड़ों प्रकार के बैक्टीरिया देखे गए हैं। ये नीट में पूछा हुआ स्टेटमेंट है, इसको याद रखना अच्छे से, ठीक है। तो ये वाला नेक्स्ट देखिए, गर्म जल के झरनों, मरुस्थल, बर्फ एवं गहरे समुद्र जैसे विषम एवं प्रतिकूल वास स्थानों जहाँ दूसरे जीव मुश्किल से ही जीवित रह पाते हैं में भी पाए जाते हैं। कई बैक्टीरिया तो अन्य जीवों पर या उनके भीतर परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। जब आप पैरासाइट पढ़ते हो, परजीवी प्रकार का जो पोषण पढ़ते हो, उसमें ये प्रकार के बैक्टीरिया आते हैं। बैक्टीरिया को उनके आकार के आधार पर 4 समूहों में बांटा गया है, जिसमें पहला गोलाकार जिसको आप कोकस बोलते हो, बहुवचन कोकाई। दूसरा आता है छड़ाकार यानी कि बेसिलाई। तीसरा आता है कोमाकार, इसको बोलते हैं विब्रियो। और जो चौथा होता है सर्पिलाकार, इसको बोलते हैं स्पाइरलम या फिर स्पाइरिला में बांटा गया है। ये तो हो गया कोकाई, बेसिलस, स्पाइरल और विब्रियो। 4 प्रकार के नाम पूछ सकता है आपसे, तो ये एक बार याद रखना। यद्यपि इस संरचना में बैक्टीरिया अत्यंत सरल प्रतीत होते हैं, परंतु इनका व्यवहार अत्यंत जटिल होता है। इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है। उपापचय की दृष्टि से अन्य जीवधारियों की तुलना में बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है। बैक्टीरिया में बहुत अधिक विविधता पाई जाती है उपापचय की दृष्टि से। लेकिन अगर पोषण की दृष्टि से पूछा जाएगा तो पोषण की दृष्टि से सबसे ज़्यादा विविधता पाई जाती है, तो वो किस में आ जाएगी? प्रोटिस्टा में। किसकी दृष्टि से? पोषण की दृष्टि से। नेक्स्ट देखिए, उदाहरण स्वरूप वे अपना भोजन अकार्बनिक पदार्थों से संश्लेषित कर सकते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी अर्थात रसायन संश्लेषी स्वपोषी होते हैं, अर्थात वे अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं करते, अपितु भोजन के लिए अन्य जीवधारियों अथवा मृत कार्बन पदार्थों पर निर्भर होते हैं। अपन ने पढ़ा था, एक तो होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी, ठीक है। इसको बोलते हो ऑटोट्रोफ, इसको बोलते हो आप हेटेरोट्रोफ। इसमें 2 प्रकार के आते हैं, फोटोसिंथेटिक एंड कीमोसिंथेटिक। इसमें आते हैं सेप्रोफाइट, एक होता है पैरासाइट। प्रकाश संश्लेषी, ये तो हो गया प्रकाश संश्लेषी, ये हो गया रसायन संश्लेषी, ये हो गया मृतोपजीवी यानी कि जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उससे ये भोजन प्राप्त करते हैं। और एक हो गया कौन सा? पैरासाइट, यानी कि अन्य जीवों के ऊपर निर्भर होकर उनसे पोषण प्राप्त करते रहते हैं। नेक्स्ट देखिए,
आद्य बैक्टीरिया, इनको आप बोलते हो आर्चीबैक्टीरिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इससे क्वेश्चन पूछा जाता है और पूछा जाएगा। ये विशिष्ट प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। ये बैक्टीरिया अत्यंत कठिन वास स्थानों जैसे अत्यंत लवणीय क्षेत्र, जिनको हेलोफी बोलते हो, गर्म झरने, थर्मोएसिडोफिल, और ये किसकी वजह से होते हैं? सल्फर युक्त झरनों की वजह से। ठीक है। कच्छ क्षेत्र मैथोनोजन में पाए जाते हैं। आद्य बैक्टीरिया तथा अन्य बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति की संरचना एक दूसरे से भिन्न होती है। यह लक्षण उन्हें प्रतिकूल अवस्थाओं में जीवित रखने के लिए उत्तरदायी होता है। मैथोनोजन अनेक रूमिनेट पशुओं जैसे गाय एवं भैंस के आंत्र में पाई जाती है तथा इनके गोबर में मीथेन गैस, जिसको आप जैव गैस बोलते हो, का उत्पादन करते हैं। इस एक पैराग्राफ से लगभग 2 से 3 प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट देखिए यू बैक्टीरिया। हजारों यू बैक्टीरिया अथवा वास्तविक बैक्टीरिया की पहचान एक कठोर कोशिका भित्ति, एक कसाब यानी कि चल बैक्टीरिया अगर हुआ तो द्वारा की जाती है। साइनोबैक्टीरिया, जिन्हें नील हरित शैवाल भी कहते हैं, में हरित पादपों की तरह क्लोरोफिल ए पाया जाता है तथा ये प्रकाश संश्लेषित स्वपोषी होते हैं। ठीक है। क्लोरोफिल ए पाया जाता है। साइनोबैक्टीरिया एक कोशिक कॉलोनियल अथवा तंतुमय अलवणीय जलीय समुद्री या स्थलीय शैवाल हैं। इनकी कॉलोनी प्रायः जेलीनुमा आवरण से ढकी रहती है, जो प्रदूषित जल में बहुत फलते फूलते हैं। जब आप इकोलॉजी पढ़ते हो तो वहाँ पे आता है एल्गल ब्लूम। तो ये एक घटना होती है जो इसकी वजह से होती है, साइनोबैक्टीरिया की वजह से। ठीक है। बैक्टीरिया जैसे कि नोस्टोक एनाबिना पर्यावरण के नाइट्रोजन को हेटेरोसिस्ट, ये टेटेरोसिस्ट नहीं है, हेटेरोसिस्ट है ये। ठीक है। नामक विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा स्थित कर सकते हैं। रसायन संश्लेषी बैक्टीरिया नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया जैसे विभिन्न कार्बनिक पदार्थों को ऑक्सीकृत कर उनसे मुक्त ऊर्जा का उपयोग एटीपी उत्पादन के लिए करते हैं। ठीक है। जैसे बंध जो टूटेगा, जो उससे मुक्त होगी, उसके लिए आप उससे फिर वो एटीपी का निर्माण कर लेंगे। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन एवं सल्फर जैसे पोषकों के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो क्वेश्चन ये कुछ रसायन, ये कुछ एलिमेंट्स के पुनर्चक्रण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये डायग्राम याद रखना। ये श्लेष्म आवरण, ये कौन सी कोशिका? हेटेरोसिस्ट क्या काम करती है? N2 फिक्सेशन का काम करती है। तो इस चीज़ को अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट देखिए प्रपोसी बैक्टीरिया। प्रकृति में बहुलता से पाए जाते हैं और इनमें अधिकतर महत्वपूर्ण अपघटक होते हैं। इन प्रपोसी बैक्टीरिया में से अनेक का मनुष्य के जीवन संबंधी गतिविधियों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। ये दूध से दही बनाने में, प्रतिजैविकों के उत्पादन में, लेग्यूम पादपों की जड़ों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायता करते हैं। कुछ बैक्टीरिया रोगजनक होते हैं जो मनुष्यों, फसलों, फार्म एवं पालतू पशुओं को हानि पहुंचाते हैं। विभिन्न बैक्टीरिया के कारण हैजा, टाइफाइड, टेटनस, सेट्रस कैंकर जैसी खतरनाक बीमारियां होती हैं। तो ये बीमारियों के नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर सभी से क्वेश्चन पूछा जाएगा? देखो बेटा, ये नीट का एग्जाम है, यहाँ से एनसीईआरटी की हर एक लाइन से क्वेश्चन बन सकता है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये लास्ट टाइम में आपको दिक्कत नहीं करेगी, नहीं तो आपको प्रॉब्लम आने वाली है। नेक्स्ट देखिए, बैक्टीरिया का प्रमुख रूप से कोशिका विभाजन द्वारा प्रजनन करते हैं। किसके द्वारा प्रजनन करते हैं? कोशिका विभाजन द्वारा। कभी कभी विपरीत परिस्थितियों में ये बीजाणु बनाते हैं। ये लैंगिक प्रजनन भी करते हैं, जिनमें एक बैक्टीरिया दूसरे बैक्टीरिया में डीएनए का पुरातन स्थानांतरण करता है। माइकोप्लाज्मा ऐसे जीवधारी हैं जिनमें कोशिका भित्ति बिल्कुल नहीं पाई जाती। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। ये सबसे छोटी जीवित कोशिकाएं हैं जो ऑक्सीजन के बिना भी जीवित रह सकती है। अनेक माइकोप्लाज्मा प्राणियों, पादपों में रोगजनक होते हैं। माइकोप्लाज्मा के ऊपर
जो सेल वॉल के ऊपर जो भी एंटीबायोटिक्स काम कर सकती है वो माइकोप्लाज्मा के ऊपर काम नहीं करेंगी। तो अपने को ऐसी एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो उसकी मेटाबॉलिज्म को इफ़ेक्ट करे। ठीक है, ये बैक्टीरिया का याद रखना। पहले नंबर पे कोशिका भित्ति, उसके अंदर होती है कोशिका झिल्ली और तीसरा होता है डीएनए। ये क्या बताता है? विभक्त हुआ। नेक्स्ट देखिए प्रोटिस्टा जगत। सभी एक कोशिकीय यूकैरियोटिक को प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है, परंतु इस जगत की सीमाएं ठीक तरह से निर्धारित नहीं हो पाई हैं। याद रखना ये वाली लाइन। देखिए, एक जीव वैज्ञानिक के लिए जो प्रकाश संश्लेषित प्रोटिस्ट है वहीं दूसरे के लिए एक पादप हो सकता है। क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक एवं प्रोटोजोआ सभी को इस पुस्तक में प्रोटिस्टा के अंतर्गत रखा गया है। प्राथमिक रूप से प्रोटिस्टा के सदस्य क्या होते हैं? जलीय होते हैं। इम्पोर्टेंट है, याद रखना। यूकैरियोटिक होने के कारण इनकी कोशिका में एक सुसंगठित केंद्रक एवं अन्य झिल्लीबद्ध कोशिकांग पाए जाते हैं। कुछ प्रोटिस्ट में कसाव, पक्षमाप भी पाए जाते हैं। ये अलैंगिक तथा कोशिका संलयन एवं युग्मनज यानी कि जाइगोट बनने की विधि द्वारा लैंगिक प्रजनन करते हैं। 4 प्रकार के होते हैं। कौन से होते हैं? क्राइसोफाइटा, डायनोफ्लैजिलेट, यूग्लिनोइड, अवपंक कवक और चौथे और नेक्स्ट कौन से हैं? 5वें प्रोटोजोआ। सबसे पहले आता है क्राइसोफाइटा। देखिए, इस समूह के अंतर्गत डाइटम तथा सुनहरे शैवाल, जिनको आप डेस्मिड कहते हो, आते हैं। ये स्वच्छ जल एवं लवणीय यानी कि समुद्री जल, पर्यावरण दोनों में पाए जाते हैं। ये अत्यंत सूक्ष्म होते हैं तथा जल धारा के साथ निश्चेष्ट यानी कि स्वतंत्र, फ्री फ्लोट बहते हैं। डाइटम में कोशिका भित्ति साबुनदानी की तरह इसी के अनुरूप 2 अतिच्छादित कवच बनाती हैं। इन भित्तियों में सिलिका होती है जिस कारण ये नष्ट नहीं होते। इस प्रकार मृत डाइटम अपने परिवेश या वासस्थान में कोशिका भित्ति के अवशेष बहुत बड़ी संख्या में छोड़ जाते हैं। करोड़ों वर्षों में जमा हुए इन अवशेषों को क्या कहते हैं? डाइटमी मृदा कहते हैं। कण होने के कारण इस मृदा का उपयोग पॉलिश करने, तेलों तथा सिरप के निश्चंदन में होता है। ये समुद्र के मुख्य उत्पादक हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाकी का अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।